टॉपिक दूंगा, है ना, प्रतिदिन जो ऐसे के टॉपिक है, इससे संबंधित पूरा डिटेल ऐसे आपको डिस्कशन के बाद में मिल जाएगा। पर इसमें जो है ना, ये पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का रहेगा, पॉइंट्स जो भी बातें इसके ऊपर करेंगे वो आप सब लोग करेंगे, ठीक है। सो और बहुत जल्दी शुरू करेंगे, मतलब समय नहीं लेंगे आज। चलिए, थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन है तो थोड़ी बहुत हमने बातें कर ली और एक मॉडलिटी हम जान लिए कि क्या मॉडलिटी है इस सेशन का, वो सारा कुछ। पर कल से जो है इमीडिएट सेशन शुरू होगा और टॉपिक जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। उस टॉपिक पे आप जो लोग भी तैयारी करके आए हैं अपना बोलते जाएंगे। प्रयास करें कि एक व्यक्ति परिचय बताएं, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। मैं 5 पॉइंट ऐसे, मतलब प्रत्येक टॉपिक को 5 पॉइंट ऐसे में डिवाइड करके आपको दे दूंगा, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे मैंने दिया होगा। आपको इसके ऊपर तैयारी करनी है, ठीक है। इस प्रकार से चलेगा और प्रयास करें कि उसी तरीके से सिलसिलेवार जो है आप लोग इसके बारे में चर्चा करें, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ कहना है, कोई सजेशन देनी है, कोई सुझाव, कोई एनीथिंग, आप बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स पे। ओके, ठीक है। सो इंग्लिश का टॉपिक थे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मोरल वैल्यूज, है ना। इट्स नॉट जस्ट एन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया बट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मोरल वैल्यूज। ये इंग्लिश में टॉपिक है और हिंदी में टॉपिक है बिजली ऊर्जा, समस्याएं और समाधान क्या है बिजली ऊर्जा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हैं। हम जब इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे तो वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन मोरल वैल्यूज, देन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन द मोरल वैल्यूज, एंड देन व्हाट इज द कंपैरिजन, है ना, व्हिच वन इज मतलब पॉजिटिव वाला ज्यादा बेहतर है, नेगेटिव वाला ज्यादा बेहतर है। उन चीजों को थोड़ा सा हम लोग मतलब कह सकते हैं कि एनालिसिस, एंड देन फाइनली कंक्लूजन। एनालिसिस में आपका अपना व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू कैन से इन, एंड देन वी विल डू कंक्लूजन। हिंदी में बिजली ऊर्जा की समस्याएं और समाधान में हम लोग एक परिचय बताएंगे कि बिजली ऊर्जा होती क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं इससे संबंधित, क्यों हम इस विषय पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, समस्याओं पे क्यों चर्चा कर रहे हैं बिजली ऊर्जा की। अगर ये समस्याएं हैं तो क्यों हैं ये समस्याएं, इनकी वजह क्या है, और फिर इन समस्याओं का समाधान क्या है, एंड देन फाइनली विल डू अ कंक्लूजन। सो ये टॉपिक है। सो सारथी जी शुरू कर लीजिए। सर वैसे तो मैंने टॉपिक को ये कवर किया नहीं है, बनाया नहीं है, लेकिन हाँ इंग्लिश वाला जो टॉपिक है मैं उस पर कुछ बोल सकता हूँ अभी। कोई बात नहीं, देखिए ये कोई विशेष, बहुत विशेष टॉपिक तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, आप सब इसके बारे में जानते हैं, है ना। सोशल मीडिया तो आजकल हमारे साथ, मतलब सोशल मीडिया और हमारा ना चोली दामन का साथ हो गया एकदम, मतलब हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया तो क्या है कि मतलब जब तक आंखें खुली हैं सोशल मीडिया में है। बहुत सारे लोग तो सोए सोए में भी सोशल मीडिया में रहते होंगे, सपनों में भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ही आता रहता होगा। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए ही तो जुड़े हैं ना सब लोग अभी। हाँ, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए हम लोग जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने हम लोगों को भी जोड़ के रखा हुआ है। तो सोशल मीडिया जो है वह मतलब बहुत ज्यादा हमारे साथ जुड़ा हुआ, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हमारे साथ विषय है आज के समय में, आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ये है। और वैसे ही बिजली ऊर्जा, है ना, बिजली ऊर्जा अगेन वो भी हमसे बिल्कुल ही जुड़ी हुई, जुड़ा हुआ विषय है, बिल्कुल ही जुड़ा हुआ, है ना। दोनों ही सामान्य विषय है जो आप सब जानते हैं इसके बारे में ज्यादातर। तो चलिए प्लीज स्टार्ट कीजिए। और इसमें एक और भी ट्रेंड हम लोग रखेंगे, है ना, कल से, कि जो भी विषय रहेगा उस विषय से संबंधित, है ना, कुछ अच्छे कोटेशंस मैंने तो दिए ही हैं आप लोगों को पीडीएफ में, उससे देख करके या उसके अतिरिक्त भी जो भी आपको मिलता है ढूंढ के, कुछ अच्छी कविता की पंक्तियां, कुछ अच्छे कवि की, कुछ अच्छे शायर की पंक्तियां, इंग्लिश के कुछ अच्छे विचारकों के कथन, कोटेशंस, है ना। तो आप लोग कोशिश करें लेकर के आने के लिए, बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। प्रतिदिन लेकर के आए और उसे जो है ना आप लोग नोट करा, मतलब एक बोल करके ना डिस्कस कर ले। क्या होता है ना, अगर आप, जैसे मैंने आपको 200-300 कोटेशन दे दिया है,
आई एम डैम श्योर कि आप बैठ के रटोगे, नहीं रट पाओगे, नहीं याद हो पाएगा, मुझे पता है ना, नहीं रट सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन में 2-3 भी डिस्कशन हो जाए ना, तो बहुत अच्छा डिस्कशन हो जाता है। कल मुझे बड़ा अच्छा एक सड़क दुर्घटना पे मैं आप लोगों के कॉपी देख रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा एक 3-4 पंक्ति मुझे देखी, बड़ी बड़ी अच्छी लगी मुझे। आप लोग स्टार्ट करें डिस्कशन, अगर मुझे मिल जाती तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बता देता हूँ, है ना। तो ये एक ट्रेंड भी हम लोग शुरू करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ जी सर, जी सर। हाँ, एकदम सन्नाटा छा गया है। करा रही है। हाँ, तो ये भी एक ट्रेंड रखेंगे कि कुछ कोटेशंस इंग्लिश में, कुछ हिंदी में और कुछ संस्कृत में, कुछ कविताओं की पंक्तियां जो उससे संदर्भ हो सकती हैं, तो वो कोटेशंस भी बताने हैं, और वो कैसे उस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी बताने हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब पॉइंट हो सकता है। जी अमन जी, शुरू करें। हाँ, यदि इंग्लिश की बात करें तो इंट्रोडक्शन जब शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ह्यूमंस आर सोशल बीइंग। और जैसे इसमें कम्युनिकेशन एक दूसरे से करना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, ये ह्यूमन की टेंडेंसी है। तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारा चीज़ थोड़ा क्लियर करेंगे, और मतलब कि जो मानव की प्रवृत्ति है, और उसी प्रवृत्ति के आधार पर सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं आविष्कार हुआ है, जिसमें लोग एक दूसरे से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। इसमें भी अनेक प्लेटफॉर्म्स, जैसे आजकल तो सभी लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी अनेक जो भी प्लेटफॉर्म जो भी डाले जाते हैं, तो वो सारे प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। पहले तो यदि फिजिकली देखा जाए, फिजिकल रूप में हम लोग एक दूसरे से बहुत लिमिटेड रूप से संवाद करते थे, या फिर ये बहुत मुश्किल ही था। लेकिन अभी क्या है कि एक जगह बैठे हैं तो दूसरे जगह पे कोई दूसरे देश के या फिर दूसरे समुदाय के से हम लोग मतलब बिना हिचक के बातचीत कर सकते हैं। ये इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पहले पत्राचार था, या फिर जो अन्य भी कम्युनिकेशन के साधन थे, उनसे एक फार बेटर इनका यूज किया जा रहा है, उससे ये काफी अच्छा माना जा रहा है। और जब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में इसका यही है कि सोशल मीडिया पे हम लोग कम समय में दूसरे से इंटरेक्शन कर लेते हैं, और ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है। इसमें बस इजीली आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है। यदि आप आजकल तो फ़ोन ही हमारी एक आवश्यकता बन चुकी है। तो आज के डिजिटल भारत की दुनिया में फ़ोन की तो बिल्कुल आवश्यकता है, और 5G नेटवर्क जो आज ये भी एक ऐसे का ही एक टॉपिक है, 5G। तो 5G की दुनिया में 5G और फ़ोन, ये दोनों होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए। और बाकी लैपटॉप और कंप्यूटर्स तो करते ही हैं, लेकिन ये थोड़े से हैंडी नहीं होते हैं। कहीं न कहीं तो फ़ोन ईज़िली एक्सेसिबल होते हैं। इस कारण से लोग आराम से ये इसके मतलब इसके ज़रिए ईज़िली एक-दूसरे से संवाद करते हैं, और मनोरंजन का भी साधन है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, खबरें भी, जैसे कि फ़ेसबुक पे भी वीडियोज़ वगैरह आते हैं। लोग एक दूसरे के बारे में, या फिर लोकल हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल, सब तरह के चीज़ों को ईज़िली जान जाते हैं। बहुत लोग इसके कारण न्यूज़पेपर या फिर जो न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल से वो ना सुन कर के यहाँ पे भी उसे प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी जो मुझे ध्यान में आ रहा है। और नेगेटिव इम्पैक्ट में तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, कि एक तो सबसे पहले ये कि जो मानव क्या है कि इंक्विजिटिव माइंड लिए हुए रखता है, उसकी टेंडेंसी ही है, वो चीज़ों को जानना चाहता है। लेकिन ये चीज़ केवल सकारात्मक रूप में नहीं होती है। मानव नकारात्मकता की ओर ज़्यादा प्रवृत्त हो जाता है। तो यदि देखा जाए तो सोशल मीडिया का जिस लिहाज से या फिर जिस उद्देश्य से इसका आविष्कार, या फिर इसका मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, तो लोग उस दिशा में ना जा करके लोग इसका केवल मनोरंजन
और नकारात्मक रूप से इसका उपयोग करने लगे हैं। खास करके जो अम, युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी इसमें अपने ही या तो इसको बोल सकते हैं कि अनेक जो भी विकार हैं, काम की तरफ, लस्ट की तरफ, या फिर आजकल हैक करते हैं, चोरी, जिसमें कि एक लोभ सबसे बड़ा इसका केंद्र है। तो लोभ के कारण भी क्या कम समय में एक दूसरे को हैक करना, एक दूसरे के फोन को हैक करना, उसके बैंक अकाउंट से पैसे चुराना, ये सब जो फिशिंग होती है, हैकिंग होती है, रैंसमवेयर होता है, तो ये सभी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। फिर क्या है कि बच्चे जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, जो किशोर हैं, वो तो अभी सही गलत के बारे में नहीं जानते हैं। तो यदि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो मतलब वीडियो कॉल पे जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वैसे वो लोग टीचर्स से संवाद करते हैं, तो उसमें वो लोग कम समय में ही क्या होता है कि थोड़े उब से जाते हैं, दे गेट बोर्ड एंड आफ्टर दैट दे गो टू सम सच साइट्स विच आर नॉट गुड फॉर देम। वो मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वहां चले जाते हैं, या फिर अमन जी, गेम। हमारा टॉपिक जो है ना, हमारा टॉपिक है impact of social media on moral values. So not the general impact, we are not talking or discussing about the general impact of social media, but we have to specifically talk about the impact on the moral values. जी सर। You know, that means how will we discuss it, that how the young मोरल वैल्यू को कैसे अफेक्ट कर रहा है? how the young generation is actually losing the basic etiquettes, and how they are compromising their moral values, on every step, being influenced by social media. जी सर। बिकॉज पहले क्या होता था, देखिए, आप जब भी आप ऐसे लिखने जाए ना, तो एक बार मैं हमेशा बोलता हूं, the first and the foremost important thing that you need to understand is to understand while writing essay. You need to follow is to understand the essay, the topic of essay. थोड़ा आप भले ही 2 मिनट का समय ले सोचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय कम नहीं है, बहुत है। अगर आपके पास में ना, आपने एक अच्छी संरचना, एक अच्छा प्रारूप तैयार कर दिया ना दिमाग में ऐसे लिखने का, आधे घंटे बहुत है, इट इज मोर देन इनफ। तो आप ना इसको अगर ऐसे शुरू करें, ऐसे लिखना, जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि मोरल वैल्यूज क्या है, what is moral values, and how do we develop the moral values in ourselves? How do you get the moral values? How do you understand that we have to help someone who is in need, we have to greet someone whom we are meeting, we have to give respect to our elders? What is the source from which we have learned these all moral values? सर हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे माता पिता हमारे से, समाज समाज से, से, हमारे परिवार से, हमारे लोगों से, हमारे शिक्षकों से। So earlier these were only the sources through which we were learning or understanding the moral values. And since we were seeing that our parents, our guardians, our elders, the other persons in our society, our villagers, our teachers, our colleagues, we are doing the same thing. So when we saw that, when we were a child, we saw that oh, मेरे पापा जी किसी गरीब की मदद कर रहे हैं। When we saw that कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। When we saw that कि नहीं, वो लालच में नहीं पड़ रहे हैं कहीं पर, है ना, गलत काम करने के लिए he is not going. जी सर। When we saw this, कुछ चीजें हमें बताई गई, कुछ चीजें बताई नहीं गई, बस हमने देखा, एंड हमारे अचेतन मन ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, और मेरे पापा जो कर रहे हैं वो सही है, या मेरे चाचा जो कर रहे हैं वो सही है, या मेरे जो शिक्षक कर रहे हैं वो सही है। तो कुछ चीजें हमने अपने आप देख के सीख ली, कुछ मोरल वैल्यूज हमने क्या करे कि हमने किताबों में पढ़ के या शिक्षकों ने सिखा दिया कभी क्लास में, इन दैट वे वी लर्न। So this was then, थोड़ा हम बड़े हुए तो हम लोग
फिर मीडिया का हमारे ऊपर प्रभाव रहा। ऐसा नहीं कि हम जब बड़े हो रहे थे तो मीडिया नहीं थी, मतलब मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, प्रिंट मीडिया थी, हम टीवी देखते थे, सिनेमा देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे, है ना। तो वहां से भी बहुत सारे मोरल वैल्यूज हमने उठाए, ठीक है। हमने कहानियां पढ़ी, वहां से हमने मोरल वैल्यूज उठाए, तो कुछ हमने वहां से अडॉप्ट करा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कुछ हमारे समाज का, उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तो बाकी जो मीडिया ने हमें इन्फ्लुएंस किया अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है ना। अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्या, बहुत ज्यादा, है ना। सो हिंदी फिल्मों ने लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, है ना। और सीरियलों ने भी बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, घर कैसे तोड़ना है, सास से कैसे लड़ना है ना, ये सब चीजें भी बहुत सिखाई हैं। रिएक्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो है, सो इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर रहा, है ना। सो वी हैव टू स्टार्ट आवर एसे फ्रॉम देयर। देखो, अगर इतना स्पेसिफिक टॉपिक दिया और हम जनरली लिख के आ जाए तो फिर तो गलत हो गया ना, फिर तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। तो हमें शुरुआत करनी है थोड़ा सा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई टॉपिक आप शुरुआत करें तो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में सोच ले, और परिचय में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री का एलिमेंट डाल दे। ये आपके एसे को ना थोड़ा डेप्थ दे देगा। तो वहां से शुरू किया आपने। फिर तब जब सोशल मीडिया आया तो क्या हुआ कि भाई, जब सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया की पहुंच हर एक व्यक्ति तक हो गई, तो on each and every step, in each and every moment, we started getting influenced by social media. So वहां इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या था, जैसे फिल्मों के लिए एक क्या उसको बोलते हैं, सेंसर बोर्ड होता है, यू नो, दे फिल्टर द कंटेंट एंड देन दे लेट इट कम टू यू। न्यूज़पेपर के लिए भी एजेंसीज होती हैं हु फिल्टर द कंटेंट, कोई कुछ नहीं छाप सकता है। किताबों के लिए देयर इज अ सिस्टम थ्रू व्हिच इट्स गेट फिल्टर्ड एंड देन इट कम्स टू द पीपल। मतलब देयर इज अ सिस्टम कि द कंटेंट व्हिच इज गोइंग टू द पीपल शुड बी ऑथेंटिकेटेड। बट टुडे व्हाट इज हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, देयर इज नो कंट्रोल ओवर द contents of social media. Any Aratu Khara can be the influencer. He can come on YouTube and can say whatever he wants. There is no control. There is no check onto that whether he is telling right or he is telling wrong, or what is it? He can tell anything. And the matter to the most of the surprise is that एक से एक ना गधे वाली बातें करते हैं, और उसके ऊपर मैं कभी कभी ऐसे ही कमेंट्स पढ़ता हूँ तो लगता है लोग उसकी भी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, वाह, है ना। मतलब कुछ भी, एनीथिंग इट इज हैपनिंग, लाइक ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो व्हाट इज इट डूइंग कि चलो मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं तो मैं समझ जा रहा हूं कि नहीं ये गलत है, बट सब लोग तो हमारी तरह नहीं है। बहुत सारे बच्चे भी हैं इसमें जो अभी जिनका बौद्धिक विकास इतना नहीं हुआ है, वो चीजों को जानते नहीं है, वो तो उसी को सही समझेंगे। दे विल थिंक कि नहीं वो जो कह रहा है यूट्यूब पे से, वो यूट्यूब पे कह रहा है यार, बोले फोन पे आके यूट्यूब पे कह रहा है तो सही कह रहा होगा। एंड देन देयर इज नो वन टू चेक इट, देयर इज नो और घर के मैकेनिज्म टू बड़े चेक इट। तो सर ज्यादा प्रभावित होते हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं घर के, तो माता पिता वो बोलते हैं देखो ना ऐसा हो गया, तो बोलते हैं नहीं वो फेक था, वो क्यों उस पर ध्यान देते हो, है ना। तो ये है, सो इट हैपेंस, थिंग्स स्प्रेड्स वेरी फास्ट। चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से, मतलब दुनिया में जैसे, मतलब क्या बोलते हैं, हवा भी एक जगह से कोई तूफान चला हो तो उसको भी देश के एक कोने से दूसरे कोने में आने में कुछ घंटे, मतलब कुछ दिन लग जाते हैं, है ना। हवा जिसको बोलते हैं इससे तेज चलती है उसको भी। लेकिन सोशल मीडिया स्प्रेड तो ये है कि मतलब कोई चीज निकली और उसको तो मतलब ऐसा है कि मिनट नहीं लगते हैं और पूरे देश के पूरे वर्ल्ड में चली जाती है। तो इट इज समवेयर इम्पैक्टिंग वेरी डीप टू आवर मोरल वैल्यूज। पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट है इसका, ये मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे इसका वेटेज थोड़ा कम रहेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट का, नेगेटिव इम्पैक्ट का ज्यादा रहेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, इसको हम ऐसे कैसे जस्टिफाई कर देंगे? इसलिए जस्टिफाई कर देंगे हम, क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो तो लगातार, मतलब हर कोई हमें सिखा रहा है, बता रहे हैं, हम उसे हम समझ रहे हैं, मोरल वैल्यूज अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब वही चीज जो मेरे घर में मेरे माँ बाप बता रहे हैं और वही चीज जो है
सोशल मीडिया पे कोई बता रहा है तो हम क्यों सुनेंगे उसकी बात यार? अरे हम, मेरे पापा जी ने भी तो बोला है, तो सुनेंगे तो तब जब हमारे पापा ने बोला कि झूठ बोलना पाप है और वो बोल रहा है अरे झूठ बोलना सही है, हम लिखा ये कोई नई चीज है। और नई चीज के प्रति लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पीपल गेट अट्रैक्ट, अरे ठीक है ना। ऐसे ही लोग मतलब यूट्यूब के कैप्शंस भी लगा देते हैं, ऐसे ना अजीबोगरीब सा कैप्शंस लगा देते हैं, है ना। आइए आपको दिखाते हैं दुनिया का 9वां अजूबा। अरे कहां से आ गया 9वां अजूबा यार, दुनिया में तो 8 ही है। जी सर। उसको कोई बोलने वाला भी नहीं, 9वां अजूबा तो कैसे दिखाएगा जब 8 ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई बोल देगा कल कल धरती पे उगने वाला है दूसरा सूर्य, लो दूसरा उसको पढ़ सूर्य के क्लिक करेगा ही पागल, करेगा। हाँ उसको पढ़ के कोई क्लिक करेगा ही करेगा, कितना ही ना पढ़ा दूसरा लिखा हो। दूसरा सूर्य कल उगेगा, लो लोग इंतजार में बैठे हैं रात भर दूसरा सूर्य उगेगा, है ना। कल उसने कुछ ऐसे अजीब सी बात कह दी। तो ये होता है वो, मतलब कई बार कई सारे जो कैप्शंस होते हैं ना, उनको यूट्यूब कैप्शंस होते हैं, उनको देख करके मुझे याद आता है, मतलब एक ऐसे जोक याद आता है कि यार खाने गया बिरयानी, खिचड़ी खिलाया, बोला बिरयानी बनाया है। तो तो उस तरीके का मतलब काइंड ऑफ धोखा महसूस होता है जब हम कई बार अंदर होते हैं, है ना। सर वो खिचड़ी नहीं सर, खिचड़ा होगा सर। हाँ हाँ, कैसे 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 पाए 100% मार्क्स। अरे यार 100% मार्क्स कैसे पाएंगे? आप कोई भी ट्रिक बता दो। मतलब कुछ चीजें ऐसी जो एकदम से मतलब अजब सी होती है, मतलब जो विच एक्चुअली विच इज नॉट बिलीवेबल, और लोगों को वही देखने और सुनने में मजा आता है। जो विश्वास करने योग्य है वो इतना अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। जैसे मेरे यूट्यूब के कैप्शंस होते हैं, मेरे यूट्यूब के कैप्शंस कैसे होते हैं, लाइव अनुवाद चर्चा, लोग बोलते ठीक है ना जी, कौन सी बड़ी बात है ना। अच्छा मैं ऐसा कभी कैप्शन डाल दूं कि आपके एसएससी जीएसटी में फाइनल सिलेक्शन का अचूक तरीका पढ़े या सुने, तो बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं नहीं डालता हूं क्योंकि इस तरह की चीजें मतलब इट डज नॉट मैटर, मतलब इट डज नॉट मेक सेंस टू मी। पर मैं बहुत सारे मतलब स्टडी चैनल्स में देखता हूँ अजीब अजीब सा कैप्शंस डालते हैं। सो ये क्या कर रहा है ना कि एक बार मैं ट्रेन में देखिए, मैं हम लोग बातें कर रहे हैं लेकिन उन बातों से आप कुछ कुछ सीख सकते हैं। जी ट्रेन में जा सर। रहे थे, तो एक बंदा आया समोसा बेचने के लिए, तो बोल रहा है समोसे ले लो, समोसे ले लो, दुनिया के सबसे खराब समोसे, सड़े समोसे, सड़े हुए आलू के समोसे, 5 दिन पहले के समोसे, सबसे खराब चटनी, समोसे ले लो, समोसे ले लो। मैं सुना, बोले क्या बोल रहा है यार, मतलब कुछ नशा वशा करके तो नहीं आ गया। तो मेरे पास है, बोला भाई क्या बोल रहे हो तुम? बोला क्या हुआ सर? बोले ये कौन सा समोसा बेचा, अभी तक तो हम यही सुनते थे अच्छे समोसे हैं, ताजे समोसे हैं। बोला सर अच्छे ताजे बोलने से ना लोगों को लगता है कि अच्छे ताजे बोल करके ना ये सड़ा हुआ ही बेचते हैं। तो सड़ा हुआ बेचने से लोगों को ना अट्रैक्ट करता है और लोग पूछते हैं और खरीदते हैं, जब देखते हैं कि ताजा है तो खरीद लेते हैं। तो ये जो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब एक नेगेटिव एडवर्टाइजिंग इसको हम कह सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये मीडिया के लिए हमेशा से मसाला रहा है, शुरू से ही। जैसे मसाला कैसे बोल रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर, अगर मैं प्रिंट मीडिया से बात करूं जहां से शुरुआत हुई मीडिया की, तो आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, है ना। और जितने नेगेटिव न्यूज होंगे बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ बड़े बड़े कॉलम में दिए रहेंगे। और जैसे कोई अच्छा न्यूज होगा, मान लीजिए, है ना, कोई किसी कोई अच्छी अचीवमेंट होगी देश की या किसी की व्यक्तिगत कोई उपलब्धि होगी, वो बगल में छोटा सा एक कॉलम बना के दे दिया होगा, है ना। क्योंकि उनको भी पता है कि लोगों को नेगेटिव न्यूज उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आता है ना। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन समथिंग व्हिच पीपल थिंक दैट नॉट पॉसिबल, दे गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट मोर। सो ये चीजें जो है ना यहाँ भी लागू होती है। तो इसलिए देखा जाए तो एक हमारे जो मोरल वैल्यूज थे, जो हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज के, ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल फंडामेंटल नो स्ट्रक्चरिंग पिलर्स थे, जिससे हमारा समाज या हमारी जो कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का जो एक तरीके से क्राफ्टिंग होता है, उसमें मोरल वैल्यूज का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ये ना हो तो इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हेलो, हाँ जी सर, जी सर। जी ना, सर। अगर ये ना हो तो इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। बोला किसी की मदद क्यों करना, है ना, किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना, किसी को दुख क्यों नहीं पहुंचाना, है ना, झूठ क्यों नहीं बोलना, चोरी क्यों नहीं करना, यही है ना। तो बोला अगर ये नहीं है तो आप सोचिए ना समाज कैसा हो जाएगा, समाज किस दिशा में चला जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आप देखें
तो सोशल मीडिया के कंटेंट्स की, हाँ, पर इसमें ये भी है कि कुछ अच्छे कंटेंट्स भी आते हैं, कुछ अच्छे पोस्ट भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक खोलेंगे तो केवल इस तरह के नॉनसेंस पोस्ट ही आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे पोस्ट मिलेंगे। कुछ लोग जो बहुत अच्छा लिखते हैं वो फेसबुक के जरिए या इस तरह के और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर ये सोशल मीडिया नहीं होते तो हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते। मैं एक ऐसे ऐसे कुछ लेखकों को जानता हूँ जो फेसबुक पे लिखते हैं। अभी आजकल तो मैं नहीं यूज करता हूँ, पहले जब मैं यूज करता था, मतलब मुझे इतना मजा आता था उनको पढ़ने में, और मैं रोज फेसबुक उनको पढ़ने के लिए खोलता था। तो उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उनको पढ़ने के लिए, है ना। कुछ सुविचार, है ना, इतने अच्छे अच्छे कुछ सुविचार आते हैं, मतलब फेसबुक वॉल पे कुछ लोगों के बहुत अच्छे अच्छे सुविचार भी आते हैं, सो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीजें भी आती है फेसबुक पे, अच्छे कंटेंट भी आते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे उपदेशक हैं जो अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। भले ही वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन उनकी बातें तो बिजनेस नहीं है ना, बातें तो सही है। हमें उनके व्यक्तिगत तो क्या करे उससे क्या लेना देना, हमें तो उनकी बातों से मतलब है। तो ऐसे हैं लोग, आप लोग भी सुनते होंगे बहुत सारे लोगों को, है ना। तो वो भी तो अच्छी चीजें भी, ऐसी चीजें भी जो हमारे मोरल वैल्यू को बढ़ाती हैं, ऐसी चीजें भी हैं। मैं कहीं एक बार सेविंग करा रहा था, तो ऐसे ही किसी आध्यात्मिक चैनल पे कुछ चल रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, जो भी बाबा जी बता रहे थे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, जो भी चीजें हैं। अब वो बता रहे हैं, बताने के पीछे उनका अपना जो भी मकसद हो, वो भले ही व्यवसायिक, कमर्शियल या व्हाटएवर, उसके वो अलग चीज है, पर वो जो बातें कह रहे हैं वो तो अच्छी बात है ना, वो तो आप सुने तो आपके लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के उस एस्पेक्ट के लिए जो कि डार्क एस्पेक्ट है, जो कि कहीं ना कहीं आपके मोरल वैल्यूज को मतलब कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है, उसके लिए ये सारा ना, ये जो पॉजिटिव प्रीचर्स हैं, ये कहीं ना कहीं एंटीडोट की तरह काम करते हैं। मार्क द वर्ड एंटीडोट, बहुत अच्छा वर्ड है, यूज करिएगा इसको, है ना। एंटीडोट का मतलब होता है किसी जहर, अगर किसी ने कोई जहर खा लिया है तो उस जहर को काटने के लिए जो हम देते हैं उसको एंटीडोट बोलते हैं। सो दिस आर वर्किंग एज एन एंटीडोट, तो कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके, है ना, परिचय में थोड़ा सा हिस्ट्री, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, या पहले लगे तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर थोड़ा कंपैरिजन करके, है ना, फिर क्या होना चाहिए। तो ऐसा है तो फिर होना क्या चाहिए, सोशल मीडिया तो रहेगा ही। देन व्हाट यू एडवाइस, हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू मेक इट करेक्ट फॉर enhancing our moral values, how to use social media for enhancing our moral values, what you say, what is your submission, वो आप लिख दें एंड देन फाइनली आप कंक्लूड कर दें। हेलो, हाँ जी सर। यस है ना। सर। तो इस तरीके से आप लोगों को ना इन पॉइंट्स पे और इन टॉपिक्स पे चर्चा करनी है। आई विल टेक लीव नाउ, मुझे थोड़ा आज कहीं निकलना है जल्दी, तो मैं निकलूंगा। आप लोग चर्चा जारी रखें, और जब आप लोगों की चर्चा खत्म हो जाएगी देन यू कैन कॉल ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर और भी कोई अपना सबमिशन देना चाहे तो दे सकते हैं, फिर हिंदी वाला टॉपिक के ऊपर सबमिशन दें, और फिर आप सेशन को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के शाम के सेशन में मिलते हैं हम लोग कुछ अनुवाद पैसेज के साथ में, और कुछ और अलग डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स, क्योंकि अब तो डेली वाले ऐसे टॉपिक मॉर्निंग में डिस्कशन हो जाएंगे, तो मैं कुछ अलग ऐसे टॉपिक जो डेली के असाइनमेंट में नहीं है उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज के शाम के लाइव सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्लीज कंटिन्यू। अमन जी प्लीज टेक चार्ज, अमन जी, राजेश जी, अनिशा जी, वंदना जी, आप लोग टेक चार्ज करें और सेशन कंटिन्यू करें प्लीज। धन्यवाद सर। अभी यदि सोशल मीडिया पे ही जो ये टॉपिक पे ही कोई अपना विचार देना चाहते हैं तो आप लोग एक काम करिए, एक एक हेडिंग पे बोलिए, या एक हेडिंग पे जो जितना ज्यादा सोच सकता है। इंट्रो आप जितना सरल और थोड़ा व्यवहारिक हो वहां से जोड़ें ऐसे, और बहुत ज्यादा लंबा ना करें, कारण अगर इंट्रो में ज्यादा वर्ड आप कंज्यूम कर देंगे तो उसके सारे डायमेंशन पे बात नहीं हो पाएगी। तो पहले तो इंट्रो पे बोलिए, तो फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पे। इंट्रो कौन बेहतर और सरल और इतना इफेक्टिव शुरू कर सकता है तो वो पहले प्रयास करें, फिर मैं कुछ चीजें उसमें जोड़ दूंगा। या आप ही शुरू कर दीजिए जब आप जोड़ना चाह रहे हैं तो। देखिए मैं शुरू कर दे रहा हूँ, मोटा मोटा बता दे रहा हूँ।
देखिए मॉरल वैल्यूज जो है उसका कंसेप्ट आया क्यों? मॉरल वैल्यूज को अगर आप इतिहास से कंपेयर करेंगे तो मॉरल वैल्यूज चाहे गुरुकुल हो, चाहे इस्लाम धर्म में मकतब हो या मदरसे हों, तो उनमें मॉरल वैल्यूज के ये देखा जाए तो सोशल एंटिटीज होती हैं जो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। और मॉरल वैल्यूज प्ले करने में सबसे पहले अगर कोई आता है तो शिक्षिका के रूप में माँ होती है, उसके बाद में बच्चा परिवार में वैल्यूज सीखता है, कुछ सोशल वैल्यूज अडॉप्ट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सोशल एंटिटीज, जैसे बच्चों में अगर मॉरल वैल्यूज कलकेट करनी है तो जो सोशल एंटिटीज सबसे ज़्यादा हैं उन्हें ऑर्फनेज ले जाएं, या फिर क्या कहते हैं अनाथालयों के अलावा वृद्धाश्रम ले जाएं। कुछ सोशल वैल्यूज वहाँ से भी आती हैं। और अगर हम हाँ, एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कई लोग, ऐसा देखा गया रिसर्चेज में, कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो ऐसे परिवार में ज़्यादा होती हैं जिनके घर में जानवर होते हैं, जैसे कंपैशन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी। तो जब आपके घर में जानवर होता है तो जैसे लोग डॉग पालते हैं, क्यों पालते हैं? क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं। और वो परिवार वो उस परिवार के बच्चे जो होते हैं वो इमोशनली ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली जिनके घर में डॉग्स नहीं होते। दूसरी बात ये है कि अगर आप अ, वो तो एक चीज़ अलग हो गई। ये हमने बात की कि मॉरल वैल्यूज़ को आप कैसे कनेक्ट करेंगे। फिर हम बात करें कि ये हमारे पाठ्यक्रम में कैसे आई। अगर देखें, आप लोगों ने भी मॉरल वैल्यू की किताब कब कब तक पढ़ी है? किस क्लास तक पढ़ी है? 5वीं तक पढ़ी होगी। और 5वीं तक ही मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसके बाद क्यों नहीं? भाई ज़ाहिर-सी बात है कि पहले हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि मॉरल वैल्यूज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बच्चों में। सोशल एंटिटीज़ ही सिखा देती थी। लेकिन पाठ्यक्रम में इसलिए डाली गईं, और यहाँ तक कि यूएन ने भी 61 वैल्यूज़ को अपनी लिस्ट में रखा है। और फिर उन्होंने लास्ट में आके 10 या 11 ही वैल्यूज़ रखी, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि बाकी की वैल्यूज़ उनके सब पार्ट्स हैं। ठीक है? आप लोग देखिएगा, यूएन का डॉक्यूमेंट है। मैं तो एक्चुअली बीएड, एमएड और नेट हूँ, एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, मैंने रिसर्च भी की है इस फील्ड में। ठीक है? तो आप जब देखेंगे तो जो वैल्यूज़ हैं, उनका सीधा कनेक्शन जो होता है, वो होता है कि सोशल एंटिटीज़ कैसे उन पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। अब सोशल एंट ये सारी चीज़ें तो थी जो मॉरल वैल्यूज़ उनको दे रही थी। लेकिन ये सारी की सारी रिप्लेस किससे हो गई? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया। हमने क्या किया, बच्चा जैसे पैदा हुआ, हमने 2 साल की उम्र में ही उसकी गोद में फ़ोन डाल दिया। हमने मान लिया कि यही सब कुछ है। माँ का रोल ख़त्म हो गया। सोशल एंटिटीज़, परिवार, और हमारा जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम बच्चे को ले जाएँ, खुद ले जाएँ वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए, कि बेटा देखो ये अनाथ आश्रम है, और यहाँ पे देखो ऐसे बच्चे रहते हैं जो जिनके माता-पिता नहीं है। तो बच्चे के अंदर क्या आएगा? बच्चा सोचेगा, उसका अगाध प्रेम माँ-बाप के प्रति बढ़ेगा। तो वो मतलब एक प्रेम की भावना और बढ़ेगी। उसको वृद्धाश्रम लेके जाएँगे तो कुछ वैल्यूज़ आएँगी, है ना? तो आप मॉरल वैल्यूज़ को इस तरह से, मतलब अगर आप उठाएँगे कि जो मॉरल वैल्यूज़ के संसाधन थे, जो जो अब तक हमें मॉरल वैल्यूज़ दे रहे थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? प्रतिस्थापित हो गए। किसकी वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। जिससे बच्चों में क्या देखा गया? अनुशासनहीनता देखी गई। यहाँ तक कि बच्चों के जो उनका बिहेवियर इस तरह से मॉडिफ़ाई हुआ कि वो अपराध करने से भी नहीं कतराए। जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में, यूपी में, लखनऊ में एक वारदात हुई थी। एक बच्चा पबजी और ना जाने किस तरह के गेम्स, मतलब सोशल मीडिया का प्रयोग, फ़ोन दे दिया घरवालों ने। कोविड के टाइम में उसके बिहेवियर में इतना चेंज आ गया कि उसने इतनी अनुशासनहीनता दिखाई कि अपनी माता की हत्या कर दी। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। हुआ क्या है फिर, इसके लिए जब देखा गया, कई रिसर्चेस सामने आए कि इतना ज़्यादा बिहेवियरल चेंज हो रहा है। एक तो समाज में मॉरल वैल्यूज़ जो हम करिकुलम में ऐड कर रहे हैं एनईपी 2020 के तहत, इसको आप 2020 एनईपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं मॉरल वैल्यूज़ के लिए, ये तो मतलब सोशल मीडिया तो उस पे गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। तो क्या किया गया भाई, क्लिनिक्स खोले गए नैदानिक, कि भाई बच्चों को एक जो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है फ़ोन को लेकर के, वो कम किया जाए। स्कूल से भी कहा गया कि भाई आप अब तो पैंडेमिक रहा, जैसा सीन रहा नहीं। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन का बिहेवियर अडॉप्ट करना ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि ये फ्यूचर में भी उनको मतलब जिसको बोलते हैं ना, मैल एडजस्टमेंट ना हो उनका।
लेकिन एक जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में एक जो फिजिकल टच है बच्चों का, वो नहीं खत्म होना चाहिए। क्यों कहा जाता है बच्चों को स्कूल डेली भेजना क्यों जरूरी है? कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई कल को रोबोटिक्स वाला जमाना आ जाएगा, एक टीचर मशीन होगा, ठीक है, वो होमवर्क देगा, वो असाइनमेंट देगा, वो इवैल्यूएट कर देगा, घर ही पे पढ़ो। लेकिन वो क्या बच्चों में मॉरल वैल्यूज ला पाएगा? नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है स्कूल मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करने में क्यों वैल्यू वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चा स्कूल जाता है, सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली क्यों होती है? ईश्वर की प्रार्थना क्यों कराई जाती है? ताकि बच्चा जाने कि हाँ कोई है इस दुनिया में जिसने इस दुनिया को बनाया है। और उस असेंबली, सबसे बड़ा पार्ट असेंबली का मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करना होता है। उसके बाद दूसरी बात, लंच होता है, बच्चे आपस में बैठ के लंच खाते हैं, शेयरिंग की वैल्यू उनके अंदर आती है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो हेल्पिंग की वैल्यूज उनमें आती है। तो ये सारी वैल्यूज बच्चा घर पे रह के या सोशल मीडिया से नहीं सीख सकता, ये उस एनवायरनमेंट में जाके सीखेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी सेकंड पॉइंट पे कोई बोल सकता है, फिर मैं बोल दूंगा। भैया मैं इसी में ये भी ऐड करना चाहूंगी कि बेसिकली सोशल मीडिया क्या है और मोरल वैल्यू से कनेक्ट कैसे किया जाए। तो उसमें यही है कि हमारा जो सीखने का टेंडेंसी है, सीखने की जो हमारी टेंडेंसी है, वो चीजों को देखकर और मतलब सही से जानकर है। पहले था कि जॉइंट फैमिलीज थे, हम अपने बहुत सारे रिश्तों को बहुत सारी चीजें करते हुए देखते थे। लेकिन इस टाइम में फैमिलीज हो गई न्यूक्लियर और लोगों की जिंदगी में अपने घर परिवार के जो अदर सदस्य सदस्य थे, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग थे, उनका ना रह के ज्यादा एग्जिस्टेंस फोन का ही हो गया। अभी वो जो भी चीजें सीख रहे हैं वो फोन से ही सीख रहे हैं। जहां तक बात जॉइंट फैमिलीज के होने की थी, वो लोग हमें, उनमें दादा दादी थे, वो कई तरह की चीजें सिखाते थे, अपने एक्सपीरियंसेस और वो सब। अभी किसी ने कमेंट में भी बोला था कि ग्रैंड पेरेंट्स की भी एक अलग भूमिका है। तो वही कि उसमें जितने भी रिश्ते होते थे, बुआ होती थी, चाचा होते थे, बहुत सारी तरह की चीजें सिखाई जाती थी। कभी हम दादाजी के साथ ही जाके बैठ कर रहे हैं, तो वो कि चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, वो एक कि जीवों की मतलब सेवा करो, एक तरह का मॉरल वैल्यू था। अभी हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए, सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई, सबके पास उतना चीजों को देखने का सोचने का टाइम नहीं बचा। लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया अपने आप को नई चीजें सिखाने के लिए, या कह लो कि अपना समय बिताने के लिए। उसी में ही चीजों को कहीं अच्छी तो कहीं बुरी चीजें देखने को मिली। कहीं किसी ने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना तो कोई बकवास ही सुने जा रहा है। तो इसी तरह से चीजें अफेक्ट होती गई दिमाग पे हमारे, अलग अलग तरह से इसका प्रभाव बढ़ता गया, फिर चाहे वो अच्छे में कह लो चाहे बुरे में कह लो। फिर दूसरी चीज की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि एग्जैक्टली उनका काम क्या था। वो अपनी बेसिक चीज को भूल ही गए। जैसा कि रिसेंटली ये जो पार्लियामेंट वाला हमला कह लो या पार्लियामेंट ब्रीच कह लो, इसमें जो भी हुआ कि सोशल मीडिया का काम था कि उस मसले को पूरी तरह से हम लोगों के सामने लेके आते। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस थिंग देखा गया कि सोशल मीडिया मतलब जितना भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन सब के जो प्रतिनिधि हैं, जो वहां पे उन्होंने अपने बड़े बड़े जर्नलिस्ट भेजे थे, वो मतलब वो जो एक फायर क्रैकर था धुएं वाला, उसके पीछे लड़ रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे से छीन छीन के उसके लिए मतलब अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से सोशल मीडिया के जो साधन है, जो बेसिक साधन था समाचार या फिर मतलब न्यूज, जो भी उसे कहना चाहें कि हम लोग समाचार सुनते थे, अखबार पढ़ते थे, उन लोगों ने ही इसे कहाँ से कहाँ ले जा दिया, वो कहाँ लेके चले गए इसे। तो कहीं ना कहीं बेसिक जो मोरल स्ट्रक्चर है उसका, वो तो खत्म हो ही गया। तो जो देखने वाले हैं वो भी उससे इसी तरह से लेंगे कि मतलब अच्छी चीजों के बजाय बुरी चीजों को ज्यादा जल्दी से सीखने की टेंडेंसी है, ये भी है ह्यूमन के अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत तरह के यही प्रभाव हैं। जहां बात आपने शिक्षा की ऑनलाइन शिक्षा की, ऑनलाइन शिक्षा में भी ज्यादातर यही देखा गया कि बच्चे क्लास को बीच में छोड़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मूव कर गए, और वहां पे फिर वही अच्छी चीजें और बुरी चीजें सीखने का सिलसिला जारी हो गया।
तो उस तरह से चीज़ों को मतलब कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है कि एक ऐसी नीति लाई जाए या फिर चीज़ें की जाएँ या फिर फ़ोन का मतलब टाइम की ही बात है कि किस तरह से मतलब बच्चों के लिए टाइम वगैरह मेंशन किया जाए कि उन्हें इतने ही टाइम यूज़ करना है और इनिशियली माँ-बाप बच्चों को फ़ोन ही इसलिए देते हैं कि वो उनको परेशान ना करें। बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, माँ-बाप फ़ोन थमा देते हैं, तो वो उन्हें बाकी तरीके जो फ़िज़िकल तरीके होते थे इनिशियली एंशिएंट टाइम से यूज़ होते हुए जो आ रहे थे, उन तरीकों पे उन्हें जाके बच्चों को सँभालना चाहिए। आज के टाइम में वो बिज़ी हैं, वो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, हो गया बेबी शार्क लगा के दे दिया, हो गया बच्चों का। बच्चे कुछ भी चलाएं, अब यूट्यूब फीड में तो जो भी आप स्क्रॉल करते रहेंगे वो आता जाएगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। उनकी एज भी बढ़ रही है, वो खुद से भी ये चीजें सर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। इसमें सही है, एक बिल्कुल चीज सही और है। कर सकते हैं निगेटिव इम्पैक्ट में कि आजकल लोग एक सोशल मीडिया के एक तरह से एडिक्ट हो जा रहे हैं, उसमें कई घंटों घंटों खोए रह जाते हैं, जिससे जो परिवार के साथ उनका बैठना, अपने दोस्तों के साथ मिलना, अपने रिश्तेदारों से मिलना, वो उनसे कहीं न कहीं दूरी बन जा रही है। उनकी एक अलग एक दुनिया बन जा रही है। इससे भी जो उनको अपने दादी-दादा के साथ समय बिताना था, अपने माता-पिता के साथ समय बिताना था, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना था, वो कहीं न कहीं उसमें कमी आ रही है। और यही यहीं से उनको अपने दादी-दादा से, माता-पिता से सबसे ज़्यादा अगर उनकी जो मोरल ग्रोथ होती है, वो यहीं से होती है और उनसे ही दूरी बन गई है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा, कहीं न कहीं मोरल वैल्यूज़ का बहुत बड़ी गिरावट का कारण यही है, सोशल मीडिया की अगर इन्फ्लुएंस से बात करें कि लोग एक कई-कई घंटों तक उसी में खोए रह जाते हैं और बाकी दुनिया से जो उनका कनेक्शन होता है, वो कट जाता है। तो ये भी एक इसमें निगेटिव इम्पैक्ट में आप जोड़ सकते हैं। हाँ, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि आजकल ऑनलाइन गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, मतलब इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, तो कनेक्टिविटी कम रहती है, फ्रेंड्स कम बनते हैं, घर में अकेले रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे बाहर नहीं जाते, आउटडोर गेम नहीं खेलते। ऐसा पहले जैसे लोग बाग अपन कबड्डी खेलते थे, बचपन में जैसे अपना बचपन सतोलिया जैसे गेम खेलते थे, छुपन-छुपाई खेलते थे। आजकल बच्चे ऐसा कोई गेम नहीं खेलते, इसलिए भी ही ये चीज़ें ज़्यादा घर में ज़्यादा हो रही है। मतलब सोशल कनेक्टिविटी कम हो रही है और पेरेंट्स भी बाहर नहीं लेके जाते और बच्चों का घर जैसे गाँव में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि गाँव में अभी इतना सोशल मीडिया का नहीं है क्योंकि ना तो इतना फ़ोन है, हर किसी के पास फ़ोन भी नहीं है, बच्चों को फ़ोन देते भी नहीं है, होता है तो कीपैड टाइप का फ़ोन होता है, ये कम ही रहता है। तो ज़्यादातर शहरों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आए दिन, ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में या किसी तो आई थिंक ये भी पॉइंट एक ऐड किया जा सकता है। हाँ, जहाँ पे गेम्स वाली चीज़ है ना, यहाँ मैं भी एक चीज़ ऐड करूँगी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में। हम लोगों ने पबजी का तो एक भैया ने अभी रोहित भैया ने एग्जांपल दिया था कि माँ का मर्डर कर दिया, वो देखा। लेकिन सोशल मीडिया या ये सब गेमिंग वाले वर्ल्ड को ही देख के ब्लू व्हेल गेम एक आता था। उसमें तो कितने ही लोगों ने अपनी जानें गँवाई। उसमें टास्क होते थे कि लोग मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके सुसाइड कर ले रहे थे। तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था कि वो मतलब उसने तो ह्यूमैनिटी को एकदम झकझोर के ही रख दिया था कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि सोशल मीडिया जिस चीज को लोगों को सहूलियत के लिए बनाया गया था, वो आज लोगों की जान लेने पे उतारू हो गई है। अब दूसरे पॉइंट पर भी आप लोगों को चर्चा करनी है आज, क्योंकि बिल्कुल। सोशल मुझे जी, लगता है जी। सोशल मीडिया काफ़ी लंबा हो चुका। मैं एक मतलब लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा सोशल मीडिया पे कि वो मतलब जीवन को सरल बनाने के लिए जो साधन खोजते हैं वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही खोजते हैं।
ये सर्च करते हैं कि हाउ टू मेडिटेशन, हाउ टू डू मेडिटेशन, ऐसे करके वो सर्च करते हैं। मतलब जो भी करना है वो किसी बड़ों या बुजुर्गों से अनुभव ना लेकर वो सोशल मीडिया का ही सहारा खाना लेते हैं। यूट्यूब से मिलता है सारा। और अल्टीमेटली हाँ, हाँ। निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि जब से सोशल मीडिया मानवीय संवेदनाओं से विमुख हुआ है और व्यावसायिक संरचना की तरफ उन्मुख हुआ है, यह हमारे नैतिक मूल्यों के पतन का कारण बना है। तो अंत मेरा यही होगा कि सोशल मीडिया आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकता है, पर नैतिकता हमारे जीवन की अनिवार्यता है। तो बेहतर है कि हम इसका उपयोग सकारात्मक पक्ष में करें और अपने जीवन को इसके सहायता से उन्नत बनाएं, नैतिक मूल्यों को उन्नत बनाए रखें। तुषार भैया, आप ये ऊर्जा वाला टॉपिक पे बोलिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी भैया। ये आ रही है। सोशल मीडिया पे जैसे शुरू सर ने कहा था कि किसी एक कोट से शुरू कर सकते हैं, तो अरिस्टोटल ने कहा है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ये एक यहाँ से शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हमारा जो बेसिक बिल्कुल नेचर है भैया। ह्यूमन का वो सोसाइटी और सोशलाइज होना है। और सोसाइटी में सोशलाइज होने के शुरुआत से ही कई प्रकरण रहे हैं, जैसे 1476 ईस्वी में विलियम कैक्सटन द्वारा चालू किया गया था प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद लोगों में पढ़ने लिखने का बहुत सारा आया। बाद फिर मास मीडिया, इसको अगर हम लोग अब नए दौर में सोशल मीडिया है जिसपे किसी। जी बताइए। हाँ, इसका अगर एंड करते हैं हम लोग कंक्लूजन में, ये कोटेशन दे सकते हैं कि सोशल एक मीडिया पॉइंट इज ए छूट रहा है पावरफुल टूल। ये। जी, सोशल कंपैरिजन और सेल्फ एस्टीम वाला पॉइंट छूट रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण है। कि जैसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे किसी व्यक्ति को अच्छे जगह पे घूमते हुए या फिर अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हुए, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो मतलब माइंड होते हैं, टेंडर एज में, वहाँ पे कंपैरिजन की भावना आ जाती है और हम लोग कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं कि वो यहाँ जा रहा है, वो शिमला गया घूमने या फिर फॉरेन गया घूमने, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे हमारे माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और डिप्रेसिंग या फिर एंजाइटी या फिर अपने परिवार से नाराज होना, अपने पेरेंट्स से गुस्सा होना, ये सारी भावनाएं काफी टेंडर एज में ही आ जाती हैं, जो कि बाद में ट्रॉमा या फिर हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे मेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो सारी चीजों में परिवर्तित हो जाती है टाइम के साथ। तो सेल्फ एस्टीम और सोशल कंपैरिजन एक बड़ा रोल है। और कई बार कि हम नेगेटिव चीज जैसे गैंगस्टर, अभी गैंगस्टर से हम लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। किसी में देखा था मैंने कि वो लॉरेंस बिश्नोई का वो लगा रखे थे। जी, सारी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। इन सब से भी हमें बचना चाहिए। दुर्लभ दुर्लभ नाम का भी दुर्लभ कश्यप भी है। भैया वही, जहाँ आपने कॉम्प्लेक्सिटी की बात कही वही है कि लोग नए कपड़े, नई गाड़ियां, ये सब देख के भी काफी हीन भावना जैसा फील करते हैं। कहीं ना कहीं खुद से ही गुस्सा होते हैं कि बताओ, हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इन जगहों पे नहीं घूम सकते। लोग वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, लोग यूरोप टूर कर रहे हैं, उसी सब में ही मतलब कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो रहे हैं, दुष्प्रभावित हो रहे हैं। ऊर्जा पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बिजली ऊर्जा समस्याएं और समाधान। मैं शुरू करने का प्रयास करता हूँ। मैं शुरू कर रही हूँ बिजली ऊर्जा समस्याएं और समाधान का। तब तक आप देख लीजिएगा तुषार एक बार।
कहा जाता है विज्ञान के अनुसार ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिणत किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो बिजली की ऊर्जा है वो भारत में ज्यादातर कोयले से उत्पादित किया जाता है। जैसा कि वर्तमान में गोल भी रखा गया है कि 500 गीगावाट 2030 तक हम लोग बनाएंगे। तथ्य और आंकड़ों को थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा और करेक्ट अगर हो पाए तो कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा तथ्य और आंकड़ों में मैं कमजोर हूँ। तो 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है, ताकि हमारा जो पर्यावरण का दोहन हो रहा है वो कम से कम हो सके। अभी भी हम देख रहे हैं कि कोप 28 की मीटिंग दुबई में हुई थी और पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए कार्य करने पड़ रहे हैं। हमने स्वयं अपने हाथों से ही पर्यावरण का दोहन किया है। यही कारण है कि आज इसे संवारने के लिए और भविष्य की चिंताओं को देखते हुए हमें आज पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार कई बार प्रयास किए जा रहे हैं। और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो तो पहले मतलब दोहन में महत्वपूर्ण सहभागिता निभा चुके हैं, परंतु अब हम लोगों को सहभागिता देने के लिए बहुत हद तक विकास मतलब एक तरह से कह लीजिए कि पैर खींचते हुए लोगों को से बचाना भी है और आगे भी बढ़ना है। तो ऐसे में हम लोगों को काफ़ी प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी और देख रहे हैं कि वर्तमान में भारत जो है वो एक विश्व गुरु बनने के कगार पे है। तो ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन का भी बहुत ज़्यादा विकास किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक समय आएगा जब भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर होगा। और बिजली की आवश्यकता तो अभी सामान्य जनमानस को भी है, क्योंकि जो भी गैजेट्स हम देखते हैं हर चीज़ चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। इतने सारे मशीन आ गए हैं जीवन को सरल बनाने के लिए, हर मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो बिजली की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और प्रत्येक जन को है। तो बिजली ऊर्जा तो मतलब करना ही पड़ेगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो एक बड़ी आबादी के लिए बिजली बनाना और बिजली उस तक पहुंचाना एक कठिन कार्य है, परंतु हमारा देश जिस हिसाब से हमारा देश जिस प्रकार उन्नति कर रहा है तो यह सरकार की दायित्व भी बन जाती है। और बोला गया है कि भारत नेट जीरो इमिशन की तरफ बढ़ रहा है और 2070 तक नेट जीरो भी कार्बन एमिशन कर देगा। तो नेट जीरो का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि हम बिल्कुल उत्सर्जित ही नहीं करें कार्बन, बल्कि यहाँ तात्पर्य ये है कि जो भी कार्बन हम उत्सर्जित कर रहे हैं उसको अवशोषित कर उसे मतलब परिणत कर दें किसी अन्य ऊर्जा में। तो ये हो गई समस्याएं जो भारत भी फेस कर रही है और उसका समाधान भी कुछ-कुछ है कि हरित मतलब हरित गैस को कम हम उपयोग में लाएँ, मतलब और जो हरित गैस बन रहा है उसे परिणत करें और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ें। अभी रिसेंट में बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन वाले बस भी चलाए जा रहे हैं और हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक पराकाष्ठा पर पहुंचेगा और विश्व को भी लीड करेगा और एक विश्व गुरु के रूप में खास करके पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में पहुंच पाएगा। धन्यवाद। मैं इससे संबंधित एक कोटेशन बताना चाहूंगा, आप लोग उसको उसमें फिट बैठाइएगा। जैसे कई जगह होता है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही भी होती है गांव में या फिर और जगह, चाहे वो कनेक्शन देने में या फिर बिजली को कभी कभी ऐसा भी होता है 4 घंटे भी नहीं देते हैं किसी किसी क्षेत्र में। तो एक उसमें है एक अदम गोंदवी जी का जो उन्होंने कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो इसको आप लोग अपने निबंध में फिट कहीं अपने कर सकते हैं, ये प्रभावशाली उसमें रहेगा। तो भैया ग्रुप में भेज दीजिए इसको लिख के, ताकि हम लोग नोट कर सकें। अभी तो
बेड पे ही हैं, कॉपी आप किताब लोग लिए। नोट का ऐसे रफली कर लीजिए, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। भैया यही तो बात है, हम बिस्तर में पड़े हैं। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक और चीज इस ऊर्जा वाले टॉपिक पे ऐड कर सकते हैं कि अभी हम भारतीय एनर्जी ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचे नहीं है। अभी जो हमारा खपत है इंडिया में, वो मैक्सिमम लेवल पे नहीं है, जो कि 2035 के आसपास हमारा जो खपत होगा वो मैक्सिमम लेवल पे होगा। और दूसरी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी दिशा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और हम अपने देश के लिए नहीं बल्कि आसपास देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान इत्यादि पे बिजली सप्लाई भी करने का प्लान बना रहे हैं आगे आने वाले वर्षों में। तो ये एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये एक एनर्जी सेक्टर में अपर हैंड है। और दूसरी बात, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड एनर्जी पे भी खासा फोकस कर रहे हैं, बिसाइड्स कोल। और COP22 में भी कोल के यूज के पे अंकुश लगाने की बातें की गई है। तो ये सारी बातें भी इस टॉपिक में हम ऐड कर सकते हैं। जी, मैं कुछ कोटेशंस बोल दे रहा हूँ अलग अलग टॉपिक के लिए। आप में से जो बोल दे लोग लिखना ग्रुप में चाहें शेयर वो ठीक है। नहीं जो भैया अदम भैया गोविंद जी का इससे वो सब पहले लिख के भेजे भाई ग्रुप में। क्योंकि मैं लिख करने वाला हूँ और इस सेशन में जुड़े रहना, मुझे IPS की तैयारी करना है, तो फिर वो तो मैं ऐसे ही जुड़ गया, आप लोगों की बातें सुन रहा था। तो एक महिला से संबंधित जो महिला पुरुष समानता के से संबंधित आप लोग एक कोटेशन है, देयर इज नो चेंज फॉर वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly only one wing. ये महिला और पुरुष साथ साथ जो समानता की बात होती है या फिर सहयोग की बात होती है, उस प्रोस्पेक्ट में आप लोग यूज कर सकते हैं। ये भैया विवेकानंद इससे जी ने पहले वाली कहा। सर, भैया इससे पहले जो आपने मतलब कोटेशन कहा था उसको फिर से एक बार बोल दीजिए। तुम्हारी फाइलों में ऐसे कुछ था ना। जी, अच्छा होगा कि भैया कि, अजय से किसी ने टाइप करके टाइप किया ग्रुप में है। डाल देंगे। हाँ तो वो तुम्हारी ज्यादा बेटर फाइलों में होगा। गांव का ने टाइप मौसम किया गुलाबी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये अदम गोंडवी जी की लाइन है। और इसका अगला लाइन है, उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वे, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नवाबी है। जी, आत्मनिर्भरता के लिए इंदिरा गांधी जी ने कहा था, उस लाइन को भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे, एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है, दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं। ये लाइन आप लोग जब आत्मनिर्भर किसने भारत। बोली थी? जी, किसने बोली थी ये लाइन? इंदिरा गांधी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है, दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं। और नेल्सन मंडेला का तो आप लोगों को ये जो है, एक एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ये तो द नेशन। भैया हाँ। मतलब टेलीपैथी चल रही है, मैं सोच रही थी इसके बारे। और तुलसीदास जी ने ये महिलाओं की बुरी स्थिति के बारे में भी कहा था कि विधि सृज नारी जगमाही, पराधीन सपने हु सुख नाही। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और एक स्वीट मार्गन है, उन्होंने शिक्षा से संबंधित कुछ लाइनें लिखी थी। जैसे उन्होंने कहा था, शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना
सीख लेना नहीं है, इसका मतलब है व्यक्ति का विकास। इसके बिना मनुष्य उन्नति की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। ये उनकी लाइन थी श्वेत मार्गन की। भैया हम सब तो अभी इसको नोट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप टाइप नहीं कर पाएंगे तो रिकॉर्ड करके डाल दीजिए, हम सब वहां से सुन के लिख लेंगे। बहुत सारी छूट रही है हमारी, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो। भैया आप इसे ना ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आप टाइप सेशन कर दो। ये सेशन रिकॉर्डेड बोल है, के भी इसकी कर रिकॉर्डिंग दीजिए। आपको मिल जाएगी, उसमें सेशन आपको इशारे रिकॉर्डेड मिल है, आप जाएंगे। लोग दोबारा सुन सकते हैं। फिलहाल मैं अमन जी को लिख के भेज दूंगा। अमन जी आप चाहे ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अमन भैया बिजली वाले पे कुछ और बोल दीजिए, उस पे कुछ कम नहीं, ही बातें हैं। बिजली वाले पे आप लोग थोड़ा बताएं ताकि मुझे भी कुछ इंसाइट मिल जाए। ठीक है, जैसे आप लोग जो भी महारथी यहाँ बैठे हुए हैं अपना अपना थोड़ा थोड़ा भी शेयर करेंगे तो हम सबको भी थोड़ा लाभ मिलेगा। रोहित भैया इसमें कुछ बोलना चाहते हैं क्या? रोहित जी लीव कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो और भी जो महानुभाव लोग हैं। ग्रीन जीडीपी इंक्लूड करनी चाहिए एज अ सॉल्यूशन। ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि जो हमारी मतलब जीडीपी है माइनस बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है, तो अगर ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। बाकी अच्छा, इस पूरी पूरी ऐसे को जितने भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, दो दो लाइंस कोई भी एक जिनको अच्छे से आता हो तो वो दो दो लाइन अपना ऐसे कुछ शेयर कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा सबके लिए, जो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा अच्छा उनके पास कुछ आइडिया हो, कंटेंट हो। तो सब में दो दो लाइन भी बताएंगे तो हम लोगों को कुछ इंसाइट मिल जाएगा। बस नटशेल में ही बोलना है, ज्यादा लंबा करेंगे तो फिर सबको परेशानी होगी। भैया जैसे प्रस्तावना का तो मंजूषा जी ने बोला भी था आइंस्टीन की लाइन को कोट करते हुए कि ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसे कि कभी भी बनाया नहीं जा सकता, सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। वो सब चीजों को ब्यूटीफुल। हम देखते हुए ये कर सकते हैं आगे कि आज हमारे जीवन में बिजली संबंधी ऊर्जा का कितना महत्व है, क्या इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या मतलब इसके मोटे मोटे जो मतलब दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, वो भी हम थोड़ा बहुत परिचय में मेंशन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि मतलब जहाँ इसके फायदे हैं हम इतनी चीजों में यूज कर रहे हैं, हमारा दिन ही सब इन सब मतलब ऊर्जा से शुरू होता है। मैं तो खाना भी इंडक्शन पे ही बना रही हूँ, मतलब मैं अगर मेरा कहूँ तो 4 साल से बिजली की बदौलत ही खाना खा रही हूँ। नेक्स्ट, अगर ऊर्जा से संबंधित समस्याओं की बात करें तो हमारा देश जैसे कि विकासशील देश है, तो हमारे यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतना अच्छा नहीं है अभी तक। हालांकि 2014 के बाद में बिजली से रिलेटेड जितने भी सुधार हुए हैं अपने देश में, गांव गांव बिजली पानी पहुंच गया, उस सब में भी आज भी बहुत सारी जगहों पे बिजली चोरी की घटनाएं आम हैं। जो लोग प्रॉपर मतलब पेड वाला बिजली सर्विसेज ले रहे हैं, रात में वो लोग भी अपना वो कटिया डालते हैं, ऐसा करके जो शब्द यूज होता है वो मतलब करते हैं वो। उसके बाद हम लोग बना कितनी पा रहे हैं, ज्यादा आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बिजली बनाने में आगे दे दीजिएगा, बोलेगा 5 मिनट में खा ले। बिजली बनाने में बेसिक जो मतलब हमारे पास है कि हम लोग पानी का प्रयोग करके बिजली बना रहे हैं, और भी कई तरह की हैं। उसमें एक मेन फैक्टर आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। लोग यूरेनियम का यूज करके, बहुत सारे देश जो विकसित देश हैं वो बिजली बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ वो ही देश सीधे से कर पाते हैं जो कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन में आते हैं। उसके अदर जो भी देश हैं उन लोगों को जो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन में आते हैं उससे खरीदना पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है और कहीं ना कहीं हमारी जो पहुंच से बाहर है, क्योंकि हम उतने मतलब क्योंकि हम विकासशील देश हैं तो हम उतना खर्चा नहीं कर सकते। फिर उस सब में ये है कि रेडिएशन वगैरह का भी खतरा है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी वाला
विकल्प ज्यादा अच्छा है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी बढ़ा जा सकता है, वो भी एक बेटर ऑप्शन है। अब समस्याओं के कारणों पे आ जाते हैं कि कारण क्या है। जैसा कि मैंने बिजली चोरी और ये सब बताया, हमारे यहाँ मतलब इतना ज्यादा मौसम की भी विविधता है कि जहां तहां आंधियां, तूफान, साइक्लोन क्या क्या आता रहता है। उससे बहुत ये प्रभावित होता रहता है कि जहां तहां लाइनें खराब हो गई, पूरे के पूरे मतलब 20 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, सारे खंबे टूट गए, लाइंस टूट गई, पूरा सब कुछ खत्म हो गया। उसे फिर दोबारा से चलाने में भी बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्च होता है और समय भी लगता है। दूसरी तरफ जिन लोगों को बिजली उस टाइम नहीं मिल रही होती है, उनके कितने ही तरह के काम नहीं हो पाते हैं उससे। तो बहुत सारी चीजें एक साथ मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता पाऊंगी, आप लोग भी कुछ बताने का ट्राई करें। उसके अलावा बिजली ऊर्जा से संबंधित समस्याओं का समाधान इसी तरह से है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक तो कम यूज होने वाली जो मतलब जैसे कि 5 स्टार रेटिंग आती है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में, तो हम उसे यूज कर सकते हैं। सोनू भैया आप अपना माइक ऑफ सोनू जी से करो। अनुरोध है अपना माइक। जैसा कि हम लोगों को मतलब देखने में भी आता है कि रेटिंग के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हैं, कि 5 स्टार रेटिंग वाले जो अप्लायंस हैं वो कम से कम मतलब पॉल्यूशन में उनका योगदान होता है, हीट प्रोड्यूस कम करते हैं और एनर्जी का कम कंजप्शन करते हैं। तो वही कि कम से कम खपत करने वाले हम अप्लायंस खरीदें। उसके अलावा लेकिन वो कॉस्टली होते हैं, तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा मतलब महंगे होंगे, हमें खरीदना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज है कि हम सोलर एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं पूरे घर का सिस्टम को ही। पहले हम लोगों के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला ही था कि इन्वर्टर से पूरा का पूरा बैटरी और ये सब चार्ज हो रहा था। अभी हम लोगों ने ये सोलर पैनल लगा लिया, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब वो नहीं रहा। लेकिन उन दिनों में दिक्कत होती है जब बादल छाए हुए होते हैं, तो वो भी धोखा दे जाता है एक तरह से। तो ऑप्शन की तरह से रख सकते हैं जहाँ पे हो सकती हैं आराम से चीजें, जहाँ पे वेदर ठीक ठाक होता है, धूप निकलती है। कॉस्टली है लेकिन एक बार करने से काफी चलता है। तो सब लोग सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ सकते हैं। जिन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का स्रोत है, जो लोग उसे यूज कर पा रहे हैं वो भी अच्छा है। जल ऊर्जा तो डायरेक्टली खैर ये बिजली ही बन रहा है। बाकी इसी तरह की चीजें और हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरी चीजें मुझे भी एकदम से नहीं याद आ रही है क्योंकि मैंने इस मुद्दे के बारे में पढ़ा नहीं था। तो अभी और कोई बोले। हाँ, इसमें है समाधान कि पे दो तीन पवन ऊर्जा में चौथा स्थान पे है भारत, और अक्षय ऊर्जा में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। सौर ऊर्जा में की क्षमता में यह 5वें स्थान पर है। और अगर ओवरऑल देखा जाए 2021 के सूचकांक के अनुसार, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021, तो उस अनुसार तीसरे स्थान पर है। यानी अगर याद रखना है तो ओवरऑल ये तीसरे स्थान पे है, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है, स्थापित और ऊर्जा सक्षमता में 5वें स्थान पर है, और अक्षय ऊर्जा उत्पादक में तीसरा सबसे बड़ा है। एक ये आंकड़ा है। और इसके अलावा एक ये भी कह सकते हैं कि भारत में ना एक हवाई अड्डा है, मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा है, वो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। और मोदी जी ने आश्वस्त कराया है जनता को कि भारत की विशाल रेलवे प्रणाली जो है इस दशक में नेट शून्य हो जाएगी। हमने समय से 9 साल पहले गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% ऊर्जा क्षमता की पुनः पुष्टि ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर ली है। तो जैसा कि कोप 26 में कहा गया था कि हम लोग प्राप्त कर लेंगे, तो हम लोग समय से पूर्व ही इसको प्राप्त कर चुके हैं। बस थैंक यू, आंकड़े के मामले में इतना ही। इसके साथ साथ जो 2008 की समन्वित ऊर्जा नीति है उसके चीजों पे गौर कर सकते हैं, या फिर जो हमारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 था उसी में कहाँ तक हम चीजें अवेल कर पाए, कहाँ तक अभी बाकी है। और समन्वित ऊर्जा वाले में ये भी था कि 2040 तक बिजली खपत हमारी जो हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। तो उन सब चीजों को देखते हुए भी, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भी बहुत सारे तरह के
सुधार लाने की जरूरत है, जो कि हम लोगों के मतलब सकल प्रयास से ही हो पाएगा संभव, वरना तो ऐसे तो एक एक नहीं कोई भी कर पाएगा। तो वही है कि हम लोगों को भी जो फालतू हम लाइट चलती हुई छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, वो सब बंद रखना चाहिए। एक्स्ट्रा स्विचेस जितने भी हैं वो अगर काम में है उस टाइम तो हमें ऑन रखना चाहिए, वरना तो उस सबको बंद करके ही रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए हार्मफुल भी है। मान लेते हैं मौसम खराब हो जाता है और आकाशीय बिजली अगर गिरती है, जितने भी प्लग्स लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में, ज्यादातर जितने भी अप्लायंस लगे हुए होते हैं सब तक खत्म हो जाते हैं, आग तक लग जाती है घरों में उसके गिरने पे। तो वही है कि आप लोगों की भी सेफ्टी हो जाएगी एक तरह से। और बारिश वगैरह वाले टाइम में तो ज्यादातर सारे प्लग्स को अनप्लग करके ही रखें और स्विचेस ऑफ रखें। ज्यादातर लाइट्स भी बंद ही रखने का सोचें, क्योंकि आप ही को नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वो खराब होते हैं तो। समाधान पे मैं 2-4 पॉइंट मेरे पास है, वो बोल के खत्म कर सकते हैं इस सेशन को। समाधान पे पहली बात तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, लेकिन हाईवेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो चार्जिंग पॉइंट जगह जगह लगाना होगा। उस मामले में हमारा देश काफी अभी पीछे चल रहा है, उस पर ध्यान। दूसरा पॉइंट है कि बिजली चोरी का जैसे बताया, तो इसके लिए इंसुलेटेड वायर्स का यूज कर सकते हैं। इंसुलेटेड मतलब प्लास्टिक कवर्ड वायर जिसमें वो नहीं लगा जा सके, और या फिर वो अंडरग्राउंड यूज हो वायरिंग भी जो रहे हैं भैया, लेकिन जहाँ पे एक कनेक्शन होता है ना आपस में कई सारे वायर्स का, वहां से कहीं ना कहीं करके कनेक्शन करके लोग जो पोल्स के आसपास वाले एरिया से चुरा ही लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कम तो हुआ ही होगा ना इंसुलेटेड वायर ये से। ये कह सकते हैं बिल्कुल। जी। और तीसरी बात की प्राइवेट सेक्टर की एंट्री ऊर्जा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइस कम होगा, और ज्यादा नियमन या फिर जो रेगुलेशन जिसको बोलते हैं वो ज्यादा सुदृढ़ हो पाएगा, क्योंकि सरकारी कामकाज के बारे में तो सबको पता ही है कितना लचीला है ये। तीसरा पॉइंट ये हो गया, और चौथा पॉइंट हम कर सकते हैं कि सरकारी बिल्डिंग्स या फिर रेलवेज, एयरपोर्ट्स या फिर घरों में भी अधिक से अधिक सौर पैनल लगाए जाएं, या फिर सौर ऊर्जा की खपत पर ज्यादा जोर दिया जाए। इसके तरफ से गवर्नमेंट के द्वारा कदम भी उठाया गया है। बिल्डिंग्स पे, रेलवे स्टेशनों पे या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे ये कंपलसरी हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत काम इस क्षेत्र में किया जाना बाकी है। तो ये भी एक चौथा समस्या का समाधान में आ सकता है। निष्कर्ष में हम कर सकते हैं कि सरकार और आम लोगों के साझा प्रयास से और फिर ऊर्जा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने से इस क्षेत्र में हम काफी ऊर्जा को बचा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। और अगर हम सकल हाँ, स्तर और पर भी ना सोचें तो एकल स्तर पर भी हम समन्वित प्रयोग पर ध्यान दें, उसी पर बढ़ावा दें, लोगों को भी इसकी मतलब इससे अवगत कराएं कि कम से कम बिजली का यूज हो, इस तरह के अप्लायंस यूज किए जाएं, कम से कम बिजली का यूज हो। इसलिए ज्यादातर मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें चलती रहती है, मैं देखती हूँ पड़ोस में 2-4 लोगों का पानी टैंक से निकलता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, और बिजली बर्बाद होती रहती है। कितने ही सोर्सेज खराब हो रहे हैं, उसमें पानी भी जा रहा है, बिजली भी जा रहा है। तो लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हैं, बस थोड़ी जागरूकता की ही जरूरत है। इसमें हम सरकार के कदम के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी काम हो रहे हैं इस क्षेत्र में। तो जो यूरोपियन यूनियन, जापान और अमेरिका तीनों के साथ द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की गई है। यूएसआईएस सीईपी है जो कि यूएस के साथ की गई है, और सीएसईपी है जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ की गई है। तो इसका फुल फॉर्म है, यूएस के साथ जो साझेदारी की गई है उसका फुल फॉर्म है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। इसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना, उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना, और इसके 5 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं। तथ्य आंकड़ों के लिए मैं ये बता रही हूँ। 5 प्रमुख स्तंभ के माध्यम से तकनीक समाधान को अपनाना है इसका मुख्य उद्देश्य, जिसमें है कि विश्वस्त तेल और गैस स्तंभ, शक्ति और ऊर्जा दक्षता स्तंभ, नवीकरणीय ऊर्जा स्तंभ, सतत विकास स्तंभ और उभरते इंजन की प्रौद्योगिकियां।
और जो यूरोपियन यूनियन के साथ साझेदारी की गई है, वह 2016 में स्थापित की गई थी। उसका उद्देश्य था मुख्यतः सौर और पवन ऊर्जा, जो जलवायु अनुकूलन ऊर्जा हो, उसके स्रोतों को बढ़ाना और उसमें सहयोग करना। खास करके पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए यह स्टेप उठाया गया था सरकार के द्वारा। अभी पवन ऊर्जा, सोलर पैनल, सौर पार्क इत्यादि का नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण का एकीकरण वगैरह किया जा रहा है। 2017 में ईयू भारत शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान में इस साझेदारी की पुनः पुष्टि की गई थी। ये मैं एक जगह से पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, ये थोड़ा ध्यान से अगर सुन लेंगे तो शायद काम का हो सकता है। जी अक्टूबर बिल्कुल। 2017 में ईयू भारत शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान में इस साझेदारी की पुनः पुष्टि की गई और बाद में जुलाई 2020 में ईयू भारत रणनीतिक साझेदारी 2025 तक के लिए रोड मैप पर सहमति व्यक्त की गई। ऊर्जा पर ध्यान न केवल सामान्य प्रकृति का है, बल्कि विशिष्ट भी है। भारत हाइड्रोजन में उभरते वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी होगा और देश अंततः शुद्ध ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। हरित हाइड्रोजन का निर्यात करने और देश भर में विभिन्न स्थानों पर हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलियाई मॉडल का अनुकरण कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि जल्द ही भारत न केवल हरित हाइड्रोजन बल्कि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाएगा, ताकि चल रहे व्यवधानों के लिए सुरक्षित विकल्प सुनिश्चित किया जा सके। इससे भारत की जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में एक बड़ी छलांग मिलेगी। थैंक यू। अत्युत्तम। इनिशिएटिव में ये 2-3 इनिशिएटिव लिया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। वही एक यूएस के साथ कोलैबोरेशन, एक ईयू के साथ कोलैबोरेशन और एक जापान के साथ है। तो जापान वाला उतना अभी आया नहीं है, लेकिन ईयू और यूएस के साथ जो कोलैबोरेशन है, उस पे काफी काम हो रहे हैं। अमन भैया, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, वरना तो फिर सर को रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए बोल दीजिएगा। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि ये ओवर हो मतलब कर देना चाहिए, क्लास ऑफ कर देनी चाहिए। किन्हीं को भी कुछ और बोलना है या फिर अपने विचार रखने हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलना तो और कुछ नहीं है, पर ये मजेदार था, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता बहुत चलते सुंदर, हैं बहुत सुंदर, डिस्कशन से। बहुत सुंदर रहा, बहुत बिल्कुल। ज्ञानवर्धक रहा ये। वही है ना कि हम खुद से अगर कोई भी टॉपिक के बारे में सोचें तो हम उतनी ही चीजों तक नहीं पहुंच पाते। जब हमारा सामूहिक प्रयास होता है तो हर कोई अलग अलग तरह की जी, चीजें सोच रहा है, बिल्कुल, लेकिन सब बिल्कुल। एक सी चीजें नहीं सोच रहे, सब अलग अलग सोच रहे हैं। तो अगर सब वो अलग-अलग कंट्रीब्यूशन अपनी-अपनी हो राय दे जाता है। रहे हैं। तो बिल्कुल। तो बहुआयामी विचार मिल रहे हैं, मल्टीफेस्टेड, बहुत बिल्कुल सुंदर। तो मल्टी ठीक है? डायमेंशनल डेवलपमेंट। जी। तो सर को बोल दिया जाता है कि सर हो गया है, ठीक है? हाँ भैया। ओके। संतोष भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं जी, जी नहीं, ओके, कॉल ऑफ करें हम लोग। मुझे लग रहा है इंग्लिश के टॉपिक को अगर इंग्लिश में डिस्कस करते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता, कल से अगर ऐसा किया जाए तो। जी, हम भी ऐसे फील बिल्कुल कर करते थे। सकते। आई क्योंकि थिंक ये ज्यादा वर्ड सही पावर है। तो इंग्लिश में भी बढ़ाना हाँ, है, ये ऐसा तो ये भी नहीं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाएंगे तो एक दूसरे का लोग शेयर करेंगे और समझेंगे, जानेंगे भी। जैसे कि रोहित जहाँ भैया जहाँ ने तक जब वो बोला था तो उन्होंने काफी इंग्लिश के शब्द यूज किए उस तरह से जिन शब्दों को हम मतलब यूज कर सकते हैं।
तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मेरा तो है कि मैं इंग्लिश में बोलने में उतना सहज नहीं फील कर पाऊंगी। कोई बात लेकिन नहीं, हाँ, उसको हम इंग्लिश वर्ड कर यूज लेंगे। कर सकते हैं ज्यादातर, जो कि हम इंग्लिश कर अपने लेंगे। ऐसे में यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो लोकसभा इंटरप्रेटर का एग्जाम था ना, उसमें जो शुरू में ओरल टेस्ट होता है वोकैब टाइप में, तो उसमें हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों का होता है। तो हर जगह अगर आप ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर बनने जा रहे हैं तो आपका बैलेंस होना चाहिए, तो शायद उससे थोड़ा इम्प्रूव हो हम बिल्कुल लोगों का भी। बिल्कुल। तो सब लोग अपने से लीव कर सकते हैं, उसके बाद खुद ही ये हो जाएगा। मैंने तो सर को मैसेज किया है अभी। बाय बाय भैया, अपन भी जाते हैं।